सीखना तो चाहता है लेकिन पूरा वीडियो देखने के लिए माइंड कोऑपरेट नहीं करता। टेंशन मत लो, आपके प्रॉब्लम का मेरे पास एक बहुत बढ़िया सॉल्यूशन है। वीडियो को फुल स्क्रीन करो, कैप्शंस चालू करो और वीडियो को डाल दो 1.5x की स्पीड पे। इसके बाद माइंड नहीं भटकेगा। बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं इतने सारे टॉपिक्स के ऊपर, बहुत सारा कंटेंट है। इतना मैं आपको बता दूं, अगर एंड ऑफ वीडियो तक अगर आप रुकते हो तो इतने सारी चीजों के ऊपर आपको क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगा। जैसे कि जीसीपी क्या है, फ्री सर्विसेज, जो जीसीपी का ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर है, एज लोकेशन क्या होता है, जीसीपी का नेटवर्क एडब्ल्यूएस और एज्योर से सुपेरियर क्यों कंसिडर किया जाता है, कंसेप्ट ऑफ हाई अवेलेबिलिटी, सर्विस टाइप्स, फेलियर का इंपैक्ट क्या है, मतलब अलग अलग लेवल पे अगर फेलियर होता है तो कैसे आपके ऊपर इंपैक्ट आ सकता है, लेटेंसी, फॉल्ट टॉलरेंस एंड एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने के जो स्ट्रेटेजीज है उनके ऊपर आज बात होने वाला है। लेकिन ये सारी चीजें जानने के लिए आपको प्री रिक्विजिट्स भी पता होने चाहिए कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग के एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स, देन क्लाउड सर्विस मॉडल्स, क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये फाउंडेशन पे हमने ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बना के रखा हुआ है, मैं आई बटन में डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी आपको मिल जाएगा। उतना गो थ्रू करो, फिर आज की वीडियो के साथ शुरुआत करो। और अगर आप फेमिलियर हो इन सारी चीजों के साथ तो डायरेक्टली अपन शुरुआत कर सकते हैं। सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है, जीसीपी है क्या? तो इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब यह है कि जीसीपी एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है, मतलब क्लाउड के ऊपर सर्विसेज को प्रोवाइड करने वाला। अभी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर का भी क्या मतलब है, इसको भी थोड़ा हम अगर उतरते हैं, थोड़ा हम और डीप में जाते हैं तो मैं जीसीपी अकाउंट के ऊपर आके आपको बता देता हूं। यहां पे आप देख सकते हो मैनेजमेंट, कंप्यूट, स्टोरेज, एनालिटिक्स, नेटवर्किंग, सर्वरलेस, डेटाबेस, सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इतनी सारी सर्विस कैटेगरीज हैं और एक एक कैटेगरी में बहुत सारी सर्विसेज हैं। जैसे अगर मैं कंप्यूट पे आ जाता हूं, सो कंप्यूट में आई हैव कंप्यूट इंजन, कुबरनेटिस इंजन, वीएमवेयर इंजन, इतनी सर्विसेज मुझे मिल जाती है कंप्यूट को लेके। अगर मुझे मेरी वेबसाइट होस्ट करने के लिए कोई सर्वर चाहिए, कंप्यूट इंजन से मुझे मिल जाएगा वर्चुअल मशीन। और अगर डिस्क्रिप्शन में देखूं तो रन वर्चुअल मशीन्स इन गूगल्स डेटा सेंटर्स। तो काफी मजेदार ये टॉपिक है, इसके ऊपर अभी हम बात करने वाले हैं। लेकिन इतना जान लो कि बहुत सारी सर्विसेज, जैसे कि वेबसाइट का आपको सर्वर लेना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड कोई काम करना है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए अगर आपको क्लाउड का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, स्टोरेज, डेटा स्टोर अगर आप गूगल के स्टोरेज सर्विसेज पे करना चाहते हो, ये सारी सर्विसेज जीसीपी प्रोवाइड करता है। और इसीलिए हम जीसीपी को बुलाते हैं क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। ये सारी सर्विसेज अगर जीसीपी प्रोवाइड भी कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि आपको इन्हें अपने कंप्यूटर पे कुछ इंस्टॉल करना पड़ रहा है। हमारे पास है सिर्फ लैपटॉप और इंटरनेट और एक वैलिड जीसीपी का अकाउंट, जिससे हम इन सारी सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन इतना जानो कि जो भी सर्विस मैं जीसीपी से इस्तेमाल करने वाला हूं वो मेरे लैपटॉप पे या मेरे कंप्यूटर के ऊपर तो इंस्टॉल्ड नहीं है, वो जीसीपी के किसी डेटा सेंटर में चलने वाली है। माने जीसीपी का एक बहुत तगड़ा ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूरी दुनिया भर में फैला हुआ, और जीसीपी बस एक लेयर है जिसमें मुझे सर्विसेज दिखाई दे रही है। अगर यहां से मैं कोई सर्विस डिमांड करता हूं तो ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर से उस सर्विस को रिसोर्सेस मिलते हैं। अभी इसका एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि मुझे एक वेबसाइट होस्ट करनी है तो मुझे सर्वर चाहिए, और कंप्यूट इंजन का मैंने डिस्क्रिप्शन आपको दिखाया तो बोल रहा है रन वर्चुअल मशीन इन गूगल्स डेटा सेंटर्स। तो पहले तो डेटा सेंटर का मामला क्लियर करते हैं कि डेटा सेंटर रहता क्या है। देयर इज गोइंग टू बी ए ग्रुप ऑफ कंप्यूटर, इसको नेटवर्क में लिया जाएगा। मैं कोई सर्विस डिमांड करता हूं, जैसे कि मुझे चाहिए एक वेब सर्वर जिसके 2 प्रोसेसिंग कोर्स हैं और 4 GB रैम। और डेटा सेंटर के अंदर के कंप्यूटर्स काफी तगड़े होते हैं, जैसे 16 प्रोसेसिंग कोर्स, 128 GB ऑफ रैम। और इनमें से मैं क्या मांग रहा हूं कि भाई ठीक है, किसी एक मशीन पे 2 प्रोसेसिंग कोर और 4 GB रैम दे दो तो मैं मेरा वेब सर्वर चला लूं। और ये मैं डिमांड करूंगा जीसीपी के थ्रू, एंड जीसीपी विल टेक केयर ऑफ कि डेटा सेंटर में से ये 2 प्रोसेसिंग कोर और 4 GB रैम हमें कहां से एलोकेट करने हैं, कैसे एलोकेट करने हैं, ये सब जीसीपी का हेडेक। आपका काम है डिमांड करना, जीसीपी का काम है प्रोवाइड करना। और जितने टाइम तक आप इस सर्विस को यूज करोगे उसका रेंट आपको देना पड़ेगा, इतना ही आपको करना है। अभी बात करें डेटा सेंटर्स की, तो डेटा सेंटर्स जीसीपी के पूरे दुनिया भर में फैले हुए हैं। अगर मैं आपको उनका स्ट्रक्चर दिखाऊं तो आपको बड़ा मजा आएगा। ये देख लो जीसीपी का ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर, कहां कहां पे जीसीपी के डेटा सेंटर्स हैं। ये देखो यूएस साइड में, इंडिया में अगर बात करें तो मुंबई में है, दिल्ली में है, जापान की बात करें तो टोक्यो, ओसाका, बहुत सारी जगहों पे गूगल ने अपने डेटा सेंटर सेटअप कर रखे हैं।
मतलब अगर मैं इंडिया से काम कर रहा हूँ और मुझे मेरा वेबसाइट होस्ट करना है और मेरे सारे कस्टमर्स इंडिया से ही है, तो मैं मुंबई रीजन में नहीं तो दिल्ली रीजन में होस्ट करवा दूंगा मेरे वेबसाइट को। इधर के इधर मेरा काम हो जाएगा। और इस मैप में नीचे आते हैं तो हमें कुछ देखने को मिलता है, करंट रीजन विथ 3 जोन्स एंड फ्यूचर रीजन विथ 3 जोन्स। अब अपना मजबूरी है कि हमको नहीं पता इस वक्त रीजन क्या होता है और हमको नहीं पता इस वक्त जोन क्या होता है। तो टेंशन मत लो, आपको इतना तो पता है कि डेटा सेंटर क्या होता है, उतना ही काफी है। उसके बेस पे मैं आपको बताऊंगा कि जोन क्या होता है और रीजन क्या होता है। अभी सिंपल चीज समझो, बहुत सारे कंप्यूटर्स को एक साथ जोड़ दिया जाए उसे हम कहते हैं डेटा सेंटर। डेटा सेंटर कुछ इस प्रकार से दिखता है। बहुत सारे रैक्स होते हैं जिनमें बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं जिनको नेटवर्क में लिया जाता है। ऐसा एक सिंगल डेटा सेंटर या मल्टीपल डेटा सेंटर्स का ग्रुप, जैसे मान लो यहाँ पे एक सिंगल बिल्डिंग है, एक सिंगल बिल्डिंग में 3 डेटा सेंटर्स मैंने लगा दिए या फिर 2 डेटा सेंटर लगा दिए, तो इसे हम कह सकते हैं जोन। या फिर आप किसी सिंगल डेटा सेंटर को भी जोन कह सकते हो। तो किसी जोन में एक से ज्यादा डेटा सेंटर्स रहेंगे, किसी जोन में सिंगल डेटा सेंटर्स भी रह सकते हैं। और इतना याद रखना कि ये जो जोन है ये सेम फिजिकल लोकेशन, मतलब एक तो एक सिंगल बिल्डिंग के अंदर रहेगा या सेम फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर रहेगा, इसे हम कहते हैं जोन्स। इसके बाद इसके थोड़ा ऊपर चलते हैं तो बात आती है रीजन्स की, क्योंकि यहां पे जब हमने देखा तो यहां पे बोला करंट रीजन विथ 3 जोन्स, मतलब रीजन विथ 3 जोन्स। 3 जोन्स होते हैं एक एक रीजन को, एक्सेप्ट फॉर दिस आयोवा नाम का जो रीजन है इसके 4 जोन्स हैं। बाकी जितने भी रीजन्स हैं जैसे कि जो भी आप देख रहे हो, टोक्यो, ओसाका, मुंबई, दिल्ली, इन सब के 3-3 जोन्स हैं। अगर उसे मैं थोड़ा डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करूं तो कुछ ऐसा दिखेगा। मुंबई रीजन जिसके अंदर 3 जोन्स, एक एक जोन में देयर कैन बी अ सिंगल डेटा सेंटर और मल्टीपल डेटा सेंटर। और ये जो जोन्स होते हैं ये फ्यू 100 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे होते हैं और एक दूसरे के साथ कनेक्टेड भी होते हैं। अब आप बोलेंगे फ्यू 100 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे ही क्यों? मान लो सारे के सारे जोन एक ही जगह पे बना दिए और इधर आ गया भूकंप, तो गए ना सब के सब। ये नहीं चाहिए हमें। इसके लिए जोन्स जो हैं वो अलग अलग लोकेशंस पे रहते हैं, ताकि अगर एक साइड में कोई भूकंप आ जाए, सुनामी आ जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, पावर फेलियर हो जाए, तो बाकी के जोन्स को अफेक्ट नहीं होना चाहिए। और ऐसे एक एक रीजन में यू हैव मल्टीपल जोन्स। अभी जैसे सारे जीसीपी के जो रीजन्स हैं उनमें 3-3 जोन्स हैं, एक्सेप्ट फॉर जो मैंने आपको अभी बताया आयोवा जो रीजन है, इस रीजन में 4 जोन्स हैं, बाकी सब में 3-3 है। अभी स्टैंडर्ड है, आगे जो भी रीजन्स बनने वाले हैं उनके भी 3 ही जोन्स रहने वाले। जीसीपी ने यह स्टैंडर्ड मेंटेन कर रखा है। अब यही बातें मैंने आगे थोड़ा नोट्स में बोला है। व्हाट इज जोन? जोन्स आर नथिंग बट फिजिकल डेटा सेंटर्स इंडिपेंडेंट फेल्योर डोमेन। अब ये वाला वर्ड में एक्सप्लेन करूंगा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो रीजन क्या है? इट इज नथिंग बट ग्रुप ऑफ मल्टीपल जोन्स, जियोग्राफिकली थोड़े नजदीक होंगे एंड इंश्योर्स लो लेटेंसी। मोर अबाउट इट जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम बात करेंगे। तीसरी चीज, व्हाट डू यू मीन बाय मल्टी रीजन? तो कवर्स मल्टीपल रीजन, डेटा स्टोर्ड इन मल्टीपल लोकेशन, एनहांसेस रिडंडेंसी। अब ये सब सर के ऊपर से जाएगा, इतना मैं लिख के देता हूं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें पता होना चाहिए जोन क्या है और रीजन क्या है। इतना भी अगर आपको समझ में आ गया हो तो हम और आगे बढ़ सकते हैं। सिर्फ मल्टी रीजन का कॉन्सेप्ट नहीं पकड़ में आ रहा है, टेंशन मत लो। इस वीडियो के एंड पे आपको ये सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, टेंशन मत लो। जीसीपी के ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर मैं आता हूं और थोड़ा सा नीचे अगर मैं स्क्रॉल करता हूं, यहां पे मैं देख सकता हूं अब ऐसे टोटल 40 रीजन्स हैं, ऐसे टोटल 121 जोन्स हैं। अब ये कुछ नया है, 187 नेटवर्क एज लोकेशंस। ऑफ कोर्स 200 कंट्रीज में अवेलेबल है, वो सब ठीक है। सवाल ये आता है, रीजन्स तो पकड़ में आ गया, ठीक है। एक एक रीजन के अंदर 3-3 जोन्स हैं, एक एक जोन के अंदर एक या एक से ज्यादा डेटा सेंटर्स हो सकते हैं। सो ऐसे टोटल 40 रीजन्स है एट दिस पॉइंट जीसीपी के, और ऐसे टोटल 121 जोन्स हैं। बट दिस थिंग 187 नेटवर्क एज लोकेशंस। अब ये क्या चीज है? अब एज लोकेशन क्या है इसे समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। समझ लो कि हम देख रहे हैं नेटफ्लिक्स। अभी कोई बढ़िया मूवी बताओ यार, कौन सा मूवी आया अभी नेटफ्लिक्स पे, या फिर कोई सीरीज वगैरह देख रहा हो। नॉर्मली मैं तो एनिमे देखता हूँ नेटफ्लिक्स पे। मान लेते हैं कि मैं यहाँ पे एक एनिमे देख रहा हूँ जिसका नाम है डीमन स्लेयर। ये एनिमे मैं देखता हूँ और
नेटफ्लिक्स के ऊपर ये एनिमे मैं देख रहा हूं। इस वक्त मैं बैठा हूं, समझ लो पुणे में मैं बैठा हूं। यहां से मैं नेटफ्लिक्स की सर्विस को एक्सेस कर रहा हूं और मेरे को देखना है डीमन स्लेयर। अब एज्यूम करते हैं डीमन स्लेयर के जो सारे एपिसोड्स हैं वो रखे गए हैं यूएस के डेटा सेंटर में। अब ये तो जाके पड़ा है यूएस में। ओके, अब मैं पुणे में बैठा हूं, मैं बोल रहा हूं डीमन स्लेयर देखने का है मेरे को, तो नेटफ्लिक्स को यूएस के डेटा सेंटर से डीमन स्लेयर के एपिसोड जो है वो मुझ तक पहुंचाने पड़ रहे हैं। अभी यहां तक मेरे अकेले की बात थी तो ठीक, लेकिन मान लो पुणे से और बहुत सारे लोग जो है वो डीमन स्लेयर की रिक्वेस्ट भेज रहे हैं कि भाई डीमन स्लेयर देखना है, डीमन स्लेयर देखना है, डीमन स्लेयर देखना है। सो देयर आर सो मेनी रिक्वेस्ट। अब नेटफ्लिक्स इज नाउ ओवरवेल्म्ड विद द रिक्वेस्ट कि भाई देखो इतने सारे लोग डीमन स्लेयर डिमांड कर रहे हैं, और हर बार जब कोई डिमांड करता है यूनाइटेड स्टेट्स में, क्योंकि ये डेटा सेंटर पे डीमन स्लेयर रखा गया है, इसके सारे एपिसोड्स इधर ही है, तो बार बार यहां से मुझे फेच करना पड़ रहा है, जो कि कन्वीनियंट नहीं चल रहा है। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। और यहाँ पे लोग तो सुनने से रहे, डीले आ जाए तो नेटफ्लिक्स तुम बाजू में हट जाओ, हम किसी और सर्विस को देख लेते हैं। तो नेटफ्लिक्स हैज टू एब्सोल्युटली मेक श्योर कि कम से कम डीले में डीमन स्लेयर के एपिसोड इतने सारे लोगों तक पहुंचाए जाएं। अब जहां से ज्यादा रिक्वेस्ट जनरेट होती है वहां पे जीसीपी क्या करता है, एक छोटा डेटा सेंटर सेटअप करवा दे सकता है। जैसे कि ये एक छोटा सा डेटा सेंटर यहां पे सेटअप करवा दिया। ये कोई एक्चुअल जोन नहीं है, ये बस जीसीपी का एक डेटा सेंटर है, और पुणे में ही इसको सेटअप करवा दिया। पुणे में ही बोल दिया चलो ठीक है ये डेटा सेंटर सेटअप ही करवा देते हैं यहाँ पे एक। ये कोई जोन नहीं है, किसी रीजन का पार्ट नहीं है। अभी सीन क्या होता है देखा जाएगा। ओके, पुणे से इतने सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं डीमन स्लेयर को लेके, तो एक काम करते हैं डीमन स्लेयर के सारे एपिसोड इसी डेटा सेंटर के ऊपर कैशे करवा लेते हैं। तो जो भी बंदा पुणे से डीमन स्लेयर के एपिसोड्स देखने का डिमांड करेगा उसको सीधा पुणे के डेटा सेंटर से स्ट्रीम करवा दो ना। तो जो डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा वो कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा। अभी ये वाला एग्जांपल अगर आपको समझ में आ गया है तो आगे का पार्ट बड़ी आसानी से समझ जाओगे। एज लोकेशंस इन गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म आर स्मॉल डेटा सेंटर्स लोकेटेड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड दैट आर क्लोजर टू यूजर्स। दीज लोकेशंस help deliver content and services to user more quickly by reducing the time data needs to travel between user and main data center। ये सेम एग्जांपल, पहले मैं डीमन स्लेयर का रिक्वेस्ट डाल रहा था, उठ के जा रहा था सीधा यूएस के डेटा सेंटर पे। अब क्योंकि एज लोकेशन मान लो पुणे में सेटअप कर दिया जीसीपी ने, देख लिया पुणे के लोग क्या क्या ज्यादा सर्विसेज और क्या क्या चीजों को ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, तो जब भी इन यूजर से रिक्वेस्ट निकल के आएगा पहले एज लोकेशन पे चेक होगा कि जो रिक्वेस्ट उठ रहा है क्या वो प्रेजेंट है एज लोकेशन पे। यहाँ पे कैशे कर लिया जाता है क्योंकि जो फ्रीक्वेंटली यूज्ड डेटा है उस एरिया के लोगों का फ्रीक्वेंटली यूज्ड सर्विसेज एंड डेटा कैशे कर लिया जा रहा है। इस वजह से क्या हो रहा है, जो ट्रैवल करना पड़ रहा है, नहीं तो इधर से तुम्हारा रिक्वेस्ट सीधा यूएस जा रहा था, अब यूएस में जाने की जरूरत नहीं है, पुणे में ही छोटा सा डेटा सेंटर बना दिया। इसी डेटा सेंटर को हम कह सकते हैं एज लोकेशन। ओके, बाकी नोट्स आप यहाँ पे देख सकते हो। और ये जो तीसरा पॉइंट ऑफ कोर्स ये मैंने बोला नहीं, जीसीपी स्टोर्स कॉपी ऑफ फ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड कंटेंट्स लाइक वीडियोस, वेबसाइट्स और फाइल closer to user in these smaller data centers। These smaller data centers are not zones, इनको एज आप कह सकते हो या फिर एज लोकेशन आप इनको कह सकते हो। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ऑफ कोर्स लेटेंसी कम हुआ ना भाई, पहले डीमन स्लेयर चल रहा था यूएस के डेटा सेंटर से, अब सीधा पुणे से चल रहा है। देन इंप्रूव्ड यूजर एक्सपीरियंस, तो मैं तो खुश हो जाऊंगा, नेटफ्लिक्स फटाफट स्ट्रीम करवा रहा है, मुझे इंटरनेट का ज्यादा झंझट नहीं हो रहा है, डिले मुझे फेस नहीं करना पड़ रहा है। इसके बाद कंटेंट डिलीवरी, edge locations are a part of Google CDN which stores and delivers content from nearest available locations to user। अब मैं होप कर रहा हूं कि आपको ये वाला पार्ट समझ में आ गया होगा। अभी मन में सवाल आता है ना कि भाई ठीक है जीसीपी बहुत ही बढ़िया लग रहा है ना, तो जीसीपी के ऊपर ही चलता है, बाकी कोई कर नहीं रहा है क्या ये सब? मतलब इतना बढ़िया ये फीचर है, इतना बढ़िया ये सर्विस है, कोई और कर नहीं रहा है? बता देता हूं, AWS की तरफ अगर आते हैं तो AWS के दुनिया भर में 400 से ज्यादा एज लोकेशंस अवेलेबल है। बेस्ट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ एज लोकेशंस, 400 प्लस एज लोकेशन है AWS के। इसके बाद जीसीपी की बात करें तो अभी अभी हमने देखा 187 है, राइट? इधर देखा था ना 187 नेटवर्क एज लोकेशंस। और एज्योर की बात करें तो 180 के ऊपर एज्योर के एज लोकेशन है। तो ऐसा नहीं है कि जीसीपी ही प्रोवाइड कर रहा है एज लोकेशंस को, AWS भी प्रोवाइड कर रहा है, एज्योर भी प्रोवाइड कर रहा है। बट सीन ये है कि जीसीपी को सुपीरियर क्यों माना जाता है, जीसीपी को क्यों इतना भाव दिया जा रहा है व्हेन इट कम्स टू नेटवर्क।
अब सीन ऐसा है कि जीसीपी का जो नेटवर्क है वो खुद का प्राइवेट ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क है, ठीक है। अब प्राइवेट ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क मतलब थोड़ा ऊपर में आ जाता हूँ और यहाँ पे दो चीज़ें हैं, ये दिखा रहा है रीजन्स और देन दिखा रहा है नेटवर्क। नेटवर्क पे मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जीसीपी के जो भी रीजन्स हैं, माने जो भी इसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो एक दूसरे के साथ प्राइवेट फाइबर ऑप्टिक केबल से जुड़ा हुआ है। समंदर के अंदर से इन्होंने केबल डाले हुए हैं और इनके रीजन्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो अगर मैं मुंबई से यूएस के डेटा सेंटर तक भी ट्रैवल कर रहा हूं तो ये एक प्रकार का वायर्ड कनेक्शन आप कह सकते हो रहा है। ये AWS या फिर एज्योर के जैसा नहीं है। AWS एंड एज्योर ऑफ कोर्स कुछ पॉइंट में खुद का प्राइवेट नेटवर्क भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पब्लिक इंटरनेट को इस्तेमाल भी किया जाता है। बट यहाँ पे रीजन्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, सीमलेस कनेक्टिविटी है। अगर दूसरे रीजन में भी आपका सर्विस है तो उतना ज़्यादा डिले नहीं आएगा, सिग्निफिकेंटली डिले कम रहेगा अगर आप कंपेयर करोगे AWS या एज्योर से। दैट्स व्हाई जीसीपी को थोड़ा सुपीरियर माना जाता है नेटवर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके कुछ रीजंस मैंने यहाँ पे दिए हैं। प्राइवेट ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क है, देन ग्लोबल VPC, उनका अपना खुद का वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है, देन सबसी केबल्स, जैसे मैंने बोला समंदर के अंदर से केबल डाले हुए, देन लेटेंसी, अब क्योंकि पूरा वायर्ड कनेक्शन है, एंड एज लोकेशंस हैं, इस वजह से लेटेंसी जो है वो जीसीपी का थोड़ा कम है। AI ड्रिवन ऑप्टिमाइजेशन, अभी गूगल यूज करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑप्टिमाइज करता है उसका नेटवर्क ट्रैफिक रियल टाइम पे। तो इतने सारे रीजंस हैं, इनकी वजह से जीसीपी का जो नेटवर्क है वो सुपीरियर माना जाता है कंपेयर्ड टू एज्योर या फिर AWS। अब एक्चुअल मजा आएगा, क्यों पता है? क्योंकि मैंने आपको ऊपर ऊपर बताया जोन क्या है, ऊपर ऊपर बताया रीजन क्या है, और मल्टी रीजन पे तो मैंने बात ही नहीं किया। और अब इनका समय आ चुका है, इनको देखने का समय आ चुका है। अब जरा जानते हैं एक एक चीज। सबसे पहली बात, जो जीसीपी के कुछ सर्विसेज हैं, कुछ जोनल सर्विसेज हैं, मतलब जोन के अंदर चलते हैं। कुछ रीजनल सर्विस है, मतलब रीजन के ऊपर चलते हैं, रीजन के अंदर चलते हैं। और कुछ मल्टी रीजनल सर्विसेज हैं जो मल्टीपल रीजन्स के ऊपर एक साथ चलते हैं। इन सर्विसेज के ऊपर पहले मैं आपको जरा बता देता हूं, छोटे से एग्जांपल से मैं एक्सप्लेन करता हूं इन सारी चीजों को। देखो, बात करते हैं जोनल सर्विस की, तो जो भी सर्विस सिर्फ और सिर्फ जोन में चलती है वो एक सिंगल जोन के अंदर ऑफ कोर्स ऑपरेट करती है। दैट्स अ गुड थिंग, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर जोन फेल हो गया तो सर्विस गई। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने वेब सर्वर लिया था जिसको मैंने नाम दिया लेटेस्ट से S1, क्योंकि मेरे सारे यूजर्स इंडिया से हैं, तो मैंने उस वेब सर्वर को मुंबई रीजन के किसी जोन में डिप्लॉय करवा दिया। अब मुंबई रीजन के इस जोन में मेरा सर्वर चल रहा है लेटेस्ट से S1, ठीक है। और ऐसा कुछ हो गया कि कोई भूकंप वगैरह आ गया, कोई इश्यू हो गया, एंड दिस सर्वर गॉट क्रैश्ड। अब ये सर्वर गया तो मेरा वेबसाइट डाउन। अब मेरी वेबसाइट को मैं एक्सेस नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा सर्वर जिस जोन में मैंने रेंट पे लिया था वो जोन ही चला गया। अब जोन ही नहीं है तो फिर कहाँ से वेबसाइट चलेगा? इस प्रकार के सर्विसेज जो रहते हैं उनको कहा जाता है जोनल सर्विसेज, जो एक सिंगल जोन के अंदर ऑपरेट होते हैं। जैसे ये एक जोनल सर्विस है, वैसे दूसरी एक सर्विस है जो रीजनल है, जिसे मैं कह सकता हूँ रीजनल वर्चुअल मशीन्स, रीजन लेवल के वर्चुअल मशीन्स। इसमें क्या होता है, जो मेरा सर्वर है उसके मल्टीपल कॉपीज चलते हैं। जैसे रीजन में चल रहा है ना, तो मेरे सर्वर के लेटेस्ट से 3 कॉपीज चल रहे हैं, ठीक है। और जो भी यूजर है जो इस सर्वर को एक्सेस कर रहा है वो किसी भी जोन से करवाया जा सकता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। मान लो मैं पुणे से एक्सेस कर रहा हूँ, मेरे ये जोन के ऊपर आराम से काम चल रहा है, कोई टेंशन नहीं है। एंड व्हाट हैपेंस सडनली इसकी ये जोन जो है डाउन हो जाता है। तो अगर मैं नेक्स्ट टाइम रिक्वेस्ट भेजूंगा तो ऐसा नहीं है कि मेरा सर्वर गया और अब कुछ भी बचा नहीं है, ठीक है। लेकिन ऑफकोर्स मैं दूसरे जोन के ऊपर से रिक्वेस्ट, मतलब ऑफ कोर्स यूजर जो है उसका रिक्वेस्ट दूसरे सर्वर पे भेजा जा सकता है, क्योंकि तुम्हारा वेबसाइट एक जोन में डाउन हुआ है, दूसरे 2 जोन में तुम्हारा वेबसाइट का कॉपी जो है वो चल रहा है। इस प्रकार की सर्विस जो होती है उसे कहते हैं रीजनल सर्विस। मतलब जोन फेल्यूर से उसे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो सर्विस रीजनल है और रीजन के ऊपर चलती है ओवरऑल। लेकिन अगर आपने जोनल सर्विस लिया है, माने एक ही आप वर्चुअल मशीन दे रहे हो यहाँ पे, या फिर एक ही आप सर्वर ले रहे हो और वो डाउन हो गया और उसका अगर कोई कॉपी नहीं है तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अब ऐसी कुछ सर्विसेज हैं जो जोनल होती है, जिनके एग्जांपल है कंप्यूट इंजन वर्चुअल मशीन इंस्टेंसेस। ओके, अभी क्योंकि हम उतना ज़्यादा सर्विसेज के बारे में नहीं जानते हैं, नया नया शुरुआत किए हैं, तो मैं सारी सर्विसेज के नाम यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ।
जो हमें समझ में आ सकती है। जैसे मैंने बोला कंप्यूट इंजन वर्चुअल मशीन इंस्टेंस, तो इसके ऊपर मैं अपना वेबसाइट होस्ट करवा सकता हूँ, मारियो गेम भी खेल सकता हूँ, मेरी मर्जी, मेरे को एक कंप्यूटर मिल रहा है। सो ये एक एग्जाम्पल है जोनल सर्विस का। बाद में मैंने बात की रीजनल सर्विस। रीजनल सर्विस इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस मल्टीपल जोन्स विद इन अ सिंगल रीजन। जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया कि अपना वेबसाइट है और मल्टीपल जोन्स के ऊपर उसे डिप्लॉय किया जाता है। दिस सर्विसेज आर मोर रेजिलिएंट बिकॉज दे कैन कंटिन्यू ऑपरेटिंग इवन इफ वन जोन इन द रीजन बिकम्स अनअवेलेबल। एक आध रीजन अगर डाउन भी हो जाए तो भी ये सर्विस एक्टिव हो सकती है, जैसे कि क्लाउड स्टोरेज, रीजनल बकेट्स, या फिर रीजन लेवल के अगर मैंने वर्चुअल मशीन्स ले लिया। अभी फॉर एग्जांपल रीजनल बकेट्स की बात हो रही है, ठीक है, जो एग्जांपल मैंने दिया है वही बताता हूँ। रीजनल बकेट मतलब ऐसे समझ लो मेरे पास कोई एक फोल्डर है जिसमें मैंने मेरा कॉलेज के फोटोज रखे हैं। ये फोटोज का एक लेटेस्ट से फोल्डर है, ये इस जोन में भी है और दूसरे जोन में भी है। इंटरनली रेप्लिकेट होता है मल्टीपल जोन्स के ऊपर ये जो रीजनल बकेट्स हैं। अगर इनमें से कोई एक आध जोन डाउन भी हो गया तो भी मेरे फोटोज जो है वो इंटैक्ट रहने वाले हैं। अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? मेरे फोटोज फिर भी इंटैक्ट रहेंगे क्योंकि ये रीजनल सर्विस है। अगर मान लो ये जोनल ही होता तो गया था, अगर एक सेम सिंगल जोन पे था और वही मर गया तो फिर ऑफ कोर्स प्रॉब्लम हो सकता था। तो इस प्रकार की जो सर्विसेज हैं जिनको इंटरनली रीजन के मल्टीपल जोन्स के ऊपर रेप्लिकेट किया जाता है उन्हें कहा जाता है रीजनल सर्विस। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं और थोड़ा आगे, थोड़ा डेप्थ में उतरते हैं ना, अभी मजा आ रहा है। मैंने बोला मेरा वेबसाइट में इधर होस्ट करवाता हूँ, मैंने बोला ठीक है चलो रीजन के ऊपर हम चलाते हैं। तो मेरा एक सर्वर जो है इस जोन में चल रहा है, ठीक है, एक सर्वर जो है लेटेस्ट से इस जोन में चल रहा है और एक इस वाले जोन में चल रहा है। मेरा वेबसाइट का जो सर्वर है जिस पे मेरा वेबसाइट होस्ट किया हुआ है, दो जगह पे चल रहा है। अभी सीन ऐसा है कि प्रॉब्लम एक हो गया कि पूरा का पूरा मुंबई रीजन ही अनअवेलेबल हो गया पूरा रीजन। अब ये पूरा का पूरा रीजन ही चला गया तो सारे जोन्स 9 2 11 सबने कल्टी मार लिया। अब कोई भी जोन एक्टिव नहीं है क्योंकि तुम्हारा रीजन चला गया, सब चला गया। अब इसमें अगला कंसेप्ट आता है जिसे कहा जाता है मल्टी रीजन। मल्टी रीजन का मतलब है कि तुम एक रीजन में क्यों रख रहे हो मल्टीपल कॉपीज वेबसाइट के, किसी दूसरे रीजन में भी तुम वेब सर्वर को डिप्लॉय कराओ। तो ऐसा समझ लो ये मल्टी रीजन डिप्लॉयमेंट कुछ इस प्रकार से है, जो भी आपकी सर्विस है उसे एक से ज्यादा रीजन में डिप्लॉय करो, ताकि अगर लेटेस्ट से अभी जैसे मैंने मुंबई रीजन में भी मेरा सर्वर डिप्लॉय किया हुआ है और मैंने यूएस रीजन में भी अपना सर्वर डिप्लॉय किया हुआ है। अभी अगर पुणे से कोई बंदा जाता है रिक्वेस्ट लेके कि मुझे इस वेबसाइट को विजिट करना है, फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट का नाम दे देता हूँ, लेट्स से मेरा वेबसाइट है www.tg117.in। अब इस वेबसाइट को कोई बंदा एक्सेस करना चाहता है तो ऑफ कोर्स आप वेबसाइट्स को एक्सेस करते हो और ना कि कहाँ पे आपने उसको होस्ट कर रखा है, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। वेबसाइट को आप एक्सेस करते हो तो इस डीएनएस पे पहले पुणे का बंदा हिट कर रहा है, तो जीसीपी देखेगा रिक्वेस्ट किधर से आ रहा है, पुणे से आ रहा है, ठीक है, इसको मुंबई के डेटा सेंटर का जो सर्वर है उस पे भेज दो इसकी रिक्वेस्ट को। अब इसी सेम यूआरएल को अगर कोई न्यूयॉर्क का बंदा हिट करेगा तो जीसीपी बोलेगा ठीक है, इसको किधर मुंबई तक लेके आते हैं, न्यूयॉर्क वाला बंदा है ना, जाओ भाई तुम यूएस के किसी रीजन में से जहां पे भी मेरा वेबसाइट होस्टेड है वहां से करवाओ। जो ट्रैफिक आता है उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन इतना जान लो कि मल्टीपल रीजन्स में आपका वेबसाइट होस्टेड है और अगर कभी ऐसा हो जाता है कि मुंबई पूरा का पूरा रीजन ही डाउन हो गया तो पुणे से भी जो बंदा रिक्वेस्ट भेज रहा है उसे भेज दिया जाएगा, चलो भाई यूएस पे वेबसाइट चल रहा है, पुणे में तो नहीं चल रहा है, यूएस के डेटा सेंटर में या फिर यूएस के जोन में जाके तुम वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा लेकिन वेबसाइट तो जिंदा रहा ना। वेबसाइट मरने से थोड़ा बहुत डिले पड़ता है। तो आप अगर चाहते हो कि आपका वेबसाइट हाईली अवेलेबल रहे या फिर आपका जो भी सर्विस आप जीसीपी पे इस्तेमाल कर रहे हो वो हाईली अवेलेबल रहे, वो डाउन जाने से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो ऐसे मल्टी रीजन, एक से ज्यादा रीजन्स में आप उसे कॉन्फ़िगर कर सकते हो। और यहीं पे आता है आपका मल्टी रीजनल कंसेप्ट। मल्टी रीजन का मतलब होता है कि ऑपरेट्स अक्रॉस मल्टीपल रीजन एंड हाईली रेजिलिएंट। रेजिलिएंट का मतलब यह होता है कि फॉल्ट्स को सह सकता है। दीज सर्विसेज रेप्लिकेट डेटा एंड रिसोर्सेस अक्रॉस रीजन, इंश्योर करता है ग्लोबल अवेलेबिलिटी। इवन इफ पूरा का पूरा रीजन डाउन चला जाता है कोई एक सर्विस फिर भी कंटिन्यू करेगा फंक्शन करने को किसी और रीजन से। एग्जांपल है क्लाउड स्टोरेज मल्टी रीजनल बकेट्स। ये एक चीज, अगर आप किसी बकेट को बनाते हो, मैंने आप ऐसा फोल्डर बनाते हो और बनाते हुए अगर आप उसे बनाते हो कुछ इस तरीके से, मल्टी रीजनल बकेट्स इसका स्ट्रेटेजी है, मैं बताऊंगा आगे। ऐसे अगर आप बनाते हो तो
आपका डेटा एक से ज्यादा रीजन्स में मेंटेन किया जाता है, ताकि अगर एक पूरा का पूरा रीजन भी डाउन चला गया तो भी आपके दूसरे रीजन में आपका डेटा सेफ रहेगा, इंटैक्ट रहेगा। बात करते हैं जोन के डाउन होने का प्रोबेबिलिटी, रीजन के डाउन होने का प्रोबेबिलिटी। मल्टी रीजन का तो ऑफ कोर्स प्रोबेबिलिटी तभी है जब पूरा धरती फूट जाएगा। लेकिन अंडरस्टैंड दिस थिंग, फेलियर्स इतने कॉमनली नहीं होते हैं। फेलियर्स ऐसा नहीं है कि 2-2 दिन में रीजन डाउन जा रहे हैं, एक दिन में जोन क्रैश हो रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। ये इवेंट काफी रेयर है, लेकिन इस रेयर इवेंट को भी डील करना पड़ता है अगर आपका यूज केस उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका काम उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई बैंकिंग वाला वेबसाइट है, स्टॉक मार्केट का वेबसाइट है, फाइनेंस डोमेन का वेबसाइट है, ऐसी चीज़ें जिनके ऊपर पूरी दुनिया चल रही है, हम चाहेंगे कि वो कभी डाउन ना हो। सो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप काम कर सकते हो कि सर्विस रीजनल हो, मल्टी रीजनल हो या जोनल हो। ऑफ कोर्स कुछ सर्विसेज बाय डिफॉल्ट जोनल है, बाय डिफॉल्ट रीजनल है और बाय डिफॉल्ट मल्टी रीजनल है। मोर अबाउट दैट जैसे अपन आगे बढ़ेंगे वैसे बात करेंगे। और ये सारे मामले में सबसे वजनदार वर्ड कौन सा है? हाई अवेलेबिलिटी। जो भी आप सर्विस बना रहे हो वो हाईली अवेलेबल रहे। ये कैसा हो सकता है? मल्टी जोन डिप्लॉयमेंट, तो रीजन का फेलियर डील हो जाता है। आइदर यू कैन से मल्टी रीजन डिप्लॉयमेंट, इसमें तो टेंशन की बात नहीं है। देन ग्लोबल लोड बैलेंसर। अब ये जो लोड बैलेंसर का बात है ये कैसे हो रहा है, इसके बारे में जरा मैं बताता हूं आप लोगों को। ये जो लोड बैलेंसर है, अगर आपका कोई वेबसाइट है, अभी ये बस एक एग्जांपल में दे रहा हूं, ठीक है, और बहुत सारे लोग उसे एक्सेस कर रहे हैं, देयर इज ह्यूज डिमांड फ्रॉम लेटर से पुणे से बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है, न्यूयॉर्क से थोड़ी कम रिक्वेस्ट आ रही है। सो जो लोड आ रहा है, एंड ऑफ कोर्स बिहाइंड द सीन्स ये वेबसाइट अलग अलग रीजन्स में डिप्लॉय किया हुआ है, तो इस वेबसाइट को एक्सेस करने आ रहे हैं, तो बीच में बैठा तुम्हारा लोड बैलेंसर, वो देखेगा कौन सी रिक्वेस्ट को किसके पास भेजना है। और अगर किसी एक रीजन में, एक जोन में मान लो ज़रूरत से ज़्यादा रिक्वेस्ट आ जाती है और दूसरा खाली बैठा है, उसको कोई काम धंधा नहीं है, तो ऑफकोर्स कुछ सर्विसेज को, ऑफकोर्स कुछ रिक्वेस्ट्स को बाइफरगेट किया जाएगा कि चलो भाई तुम यूएस से सर्व करा दो क्योंकि ये बंदा बहुत ज़्यादा बिजी है। सो इसे हम कहते हैं लोड बैलेंसर। जो इनकमिंग ट्रैफिक है आपकी सर्विसेज की तरफ आने वाला, उस ट्रैफिक को भी बैलेंस करने का मैकेनिज्म है जिसे कहा जाता है लोड बैलेंसर। मैनेज्ड डेटाबेसेस विद रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का मतलब होता है कॉपीज बनाना। अभी आप जो डेटाबेस के ऊपर काम करते हो, बहुत सारे सिचुएशंस हैं जहां पे मैं कहूंगा कि डेटा इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट, और उसको अगर उस डेटा का अगर लॉस हो जाए तो बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, और उस प्रॉब्लम से बचने के लिए इफ यू कैन हैव रेप्लिकेशन तो बहुत बढ़िया बात, और जीसीपी की तरफ से आपको मिल जाता है। देन ऑटो हीलिंग एंड ऑटो स्केलिंग, ये भी फीचर है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उनके ऊपर हम बात करेंगे। सर्विस टाइप्स के ऊपर तो हमने बात कर लिया है। अभी मन में सवाल आ रहा होगा कि भाई इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना के रखे हो तो कभी मेंटेनेंस करने का जरूरत नहीं पड़ता क्या? मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट करना या हार्डवेयर अपडेट करना, कभी कहीं पे फेलियर आ गया हो उसको चेंज, उसको डील करना, इतने सारे प्रॉब्लम्स तो हैं। तो इतना तुम बना के रखे हो और तुम बोल रहे हो कि भाई ठीक है ये हाईली अवेलेबल है, ये कभी डाउन नहीं जा रहा है, तो मेंटेनेंस कैसे करोगे ना? सवाल सिंपल है, मेंटेनेंस कैसे करोगे? सिर्फ बिना इसे रोके कैसे मेंटेनेंस करोगे? जैसे मान लो मुंबई रीजन के एक सर्टन जोन के ऊपर मुझे मेंटेनेंस करना है। ओके, लेट अस से ये जोन के ऊपर मेरे को मेंटेनेंस करना है, तो मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो अपग्रेड करना है। उबंटू 22 चल रहा था, मुझे उबंटू 24 करना है अपडेट। अब मैं कैसे करूं? क्योंकि जोन में तो ऑलरेडी सर्विसेज चल रही है, चालू सर्विसेज में मेंटेनेंस कैसे होगा? अब इस चीज के साथ डील करने के लिए जीसीपी के पास एक कंसेप्ट है जिसे कहा जाता है लाइव माइग्रेशन। इसमें होता क्या है, आपकी जो सर्विस है आपको बिना पता चले दूसरे जोन में डिप्लॉय कर दी जाती है, और अनइंटरप्टेड एक्सेस के साथ। मतलब पहले वो कॉपी बन के वहां पे शुरू हो जाएगा, फिर इधर से बंद होगा। ओके, नहीं तो ऐसा हो गया इधर बंद कर दिया और फिर कॉपी बनाना चालू कर दिया, ऐसे नहीं होता है। द ट्रांजिशन इज वेरी स्मूथ। यहां से एक जोन से दूसरे जोन में, लेट अस से मेरा वेबसाइट के सर्वर की मैं बात कर रहा था, तो मेरा सर्वर जो है पहले इसका कॉपी बना दिया जाएगा किसी दूसरे जोन में। इधर मेरे सर्वर का कॉपी बन गया, फिर इस जगह से मेरे सर्वर को बंद कर दिया, और फिर इस जोन को डाउन कर दिया कि चलो भाई अब यहाँ पे करते हैं मेंटेनेंस कर दिया, और फिर से इसको एक्टिव कर दिया। ऐसा होता है। और ये सारे मेंटेनेंस एक्टिविटीज में यूजर हमें हैसल ना हो, नहीं तो हो गया मेंटेनेंस शुरू और मेरा वेबसाइट गया डाउन,
बोला थोड़ा 10 मिनट तो वेट कर लो यार, हम इतना बड़ा डेटा सेंटर सेटअप कर रहे हैं, तुमको समझ में नहीं आता बात। लेकिन इस चीज को समझो, बाकी जो है कंपटीटर्स जो हैं वो भी तो प्रोवाइड कर रहे हैं ना भाई, तो अनइंटरप्टेड एक्सेस होना चाहिए। अगर कोई अपडेट्स हो रहे हैं बिहाइंड द सीन उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में, जीसीपी कोई भी चेंज करे, हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जीसीपी विल इंटरनली हैंडल दिस माइग्रेशन। ये माइग्रेट ही हुआ ना, एक जोन से दूसरे जोन में जाके चालू हो गया। अपना इंटेंशन है कि अपना काम चलना चाहिए, हमको ये लेना देना नहीं है कौन से जोन में चल रहा है, लेकिन अपना काम चलना चाहिए। दैट इज आवर मेन इंटेंट। और हमारा काम अनइंटरप्टेड चलना चाहिए, बिना रुके चलना चाहिए। एंड दैट इज द रीजन जब भी मेंटेनेंस होता है तो ये लाइव माइग्रेशन होता है। और जब आप इस वेबसाइट पे काम कर रहे हो या फिर आपके कस्टमर विजिट कर रहे हैं, उनको पता भी नहीं चलेगा कि माइग्रेट हो गया, इतना रियल टाइम पे ये माइग्रेट होता है। इसको कहते हैं नो डाउन टाइम। मतलब ऐसा नहीं कि 1 सेकंड के लिए भी वेबसाइट डाउन हुआ, ऐसे नहीं होगा। देन सीमलेस मेंटेनेंस। ऑफ कोर्स जीसीपी जो है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इस फीचर की वजह से काफ़ी आसानी से मेंटेनेंस प्रोवाइड कर सकता है। ऑफ कोर्स एक और वर्ड, हाई अवेलेबिलिटी, फिर से आया अपनी आंखों के सामने। आपका नेटवर्क हमेशा अवेलेबल रहेगा, फिर आपका सर्विस जो है वो हमेशा अवेलेबल रहेगा। अभी यहाँ पे एक डाउट नॉर्मली पूछा जाता है, मेरा सर्विस अगर फॉर एग्जांपल इस जोन में चल रहा है और अगर ये जोन डाउन चला गया तो क्या ऐसा होगा कि मेरा सर्वर जो यहाँ पे चल रहा था उठ के दूसरे जोन में आ जाएगा? नहीं, ये जोन फेलियर पे नहीं काम में आता है, ये सिर्फ मेंटेनेंस एक्टिविटीज के वक्त पिक्चर में आता है। अगर जोन का मेंटेनेंस चल रहा है या फिर जोन का मेंटेनेंस होने वाला है तो लाइव माइग्रेशन होगा। फेलियर, जोन के फेलियर पे लाइव माइग्रेशन नहीं होने वाला है। हमें लगता है सर्विस एक जोन से उठ के दूसरे जोन में आसानी से चला जा रहा है, हमको तो टेंशन लेने का काम नहीं है, जोन फेल हो गया तो सर्विस उठ के दूसरे जोन में चला जाएगा। नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ मेंटेनेंस के लिए है। जब जीसीपी खुद अपने एम्प्लॉयज को बोलेंगे, गूगल जब अपने एम्प्लॉयज को बोलेंगे जाओ इस डेटा सेंटर को मेंटेनेंस दो, इसको अपडेट कराओ, तब लाइव माइग्रेशन चालू होगा। फेलियर्स के ऊपर ये अप्लाई नहीं होता है, इतना जान लो बस। तो इसे कहते हैं लाइव माइग्रेशन। बात करते हैं लेटेंसी की। अगर कोई सर्विस जोनल है तो लेटेंसी जो है कम रहेगा सिर्फ उसी केस में जब यूजर नजदीक है। जैसे मुंबई रीजन के एक जोन में कोई वेबसाइट होस्टेड है, वेब सर्वर है जो होस्टेड है, और कोई बंदा, लेट अस से मेरा ही वेबसाइट है, ये होस्टेड है मुंबई रीजन में मान लो, और पुणे से या मुंबई से तो नज़दीक का ही जगह है, कोई रिक्वेस्ट लेके आ रहा है तो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई यूएस से रिक्वेस्ट लेके आ रहा है, न्यूयॉर्क से कोई मेरे वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश करता है, इन दोनों केसेस में जो पुणे या मुंबई से मेरे वेबसाइट को एक्सेस करेंगे उनको लो लेटेंसी मिलेगा, कम लेटेंसी मिलेगा। लेकिन जो न्यूयॉर्क से एक्सेस करेगा मेरे वेबसाइट को उसको ज़्यादा लेटेंसी मिलेगा, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा भाई, यूएस से रिक्वेस्ट ट्रैवल करके आएगा मुंबई रीजन तक, राइट। अभी मैं मल्टी रीजन वाला पॉइंट अभी के लिए मैं नहीं बता रहा हूं, समझ लो मेरा एक ही जगह पे होस्टेड था। अगर मैंने रीजनल सर्विस बोला है, रीजनल सर्विस की बात मैं अगर करूं तो मेरा वेबसाइट जो है वो एक ही रीजन में मल्टीपल जोन्स के ऊपर अगर डिप्लॉयड है मेरा वेब सर्वर, ठीक है। ये वेबसाइट एंड वेब सर्वर मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, ये सारी सर्विसेज पे अप्लाई होता है। तो मान लो कि मेरा वेब सर्वर जो है वो मल्टीपल जोन्स में है मुंबई रीजन के, तो जो भी रिक्वेस्ट आ रहे हैं ऑफकोर्स दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड, इन दोनों में बांटे जा सकते हैं। लेकिन ऑफकोर्स यहाँ पे भी ये सीन तो आ जाएगा कि मुंबई, पुणे या महाराष्ट्र या इंडिया से जो बंदा इस वेबसाइट को विजिट कर रहा है उसको कम लेटेंसी मिलेगा, और न्यूयॉर्क से जो बंदा विजिट कर रहा है उसको ज़्यादा लेटेंसी मिलेगा। बस अगर मैं इस प्रकार का आर्किटेक्चर बनाता हूं जिसमें मेरा रेप्लिकाज हैं तो फॉल्ट टॉलरेंस मुझे ज़रूर मिलेगा। तीसरी चीज़, अगर मैं हाईली अवेलेबल रखना चाहता हूं तो ऑफ कोर्स आई कैन गो फॉर मल्टी रीजन डिप्लॉयमेंट। तो यूएस के किसी रीजन में मैंने बना दिया समझ लो मेरा वेबसाइट, और अभी ऐसा सीन है कि जो बंदा यूएस का है, क्योंकि बीच में लोड बैलेंसर बैठा है, तो जो बंदा यूएस का है वो सीधा यूएस के रीजन से ही रीड कर लो भाई, उधर से ही ले लो तुम जो भी सर्विस तुमको रिक्वायर्ड है, जो भी तुमको वेबसाइट को एक्सेस करना है, जो भी तुमको देखना है, आसानी से देख सकते हैं। तो लेटेंसी को समझो, और अगर कभी भी आप सॉल्यूशन डिप्लॉय कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए आपके यूजर्स कहाँ पे हैं। नहीं तो आपके यूजर्स हैं इंडिया में, आप सर्वर ले रखे हो यूएस का, सारे के सारे का रिक्वेस्ट जो है जा रहा है यूएस में, तो आपके वेबसाइट का जो लेटेंसी है वो ज़्यादा हो जाएगा। एंड ऑफ कोर्स लेटेंसी ज़्यादा है तो कस्टमर्स प्रेफर नहीं करते। आजकल रील्स और शॉर्ट्स का ज़माना है भाई, किसी का अटेंशन स्पैन इतना नहीं है कि 2-3 सेकंड वेट कर ले और इमीडिएटली दूसरा सोल्यूशन देखना चालू कर देते हैं। तो लेटेंसी की अगर मैं बात करूँ तो ऑफ कोर्स ये नोट्स आप देख सकते हो। लो लेटेंसी अगर यूज़र जियोग्राफिकली क्लोज है जोन के,
हाई अगर दूर है जोन से, रीजनल में रीजन के आसपास अगर यूजर है जो एक्सेस कर रहा है सर्विस को तो ठीक है, हाई लेटेंसी जो यूजर के दूर है। मल्टी रीजनल ऑफ कोर्स ग्लोबली लो लेटेंसी है क्योंकि मल्टीपल रीजन्स पे सर्विस होस्टेड है, जिसको भी जहां से नजदीक पड़ता है वहां से एक्सेस कर सकता है। लेकिन ऑफ कोर्स मल्टी रीजनल का पैसा ज़्यादा देना पड़ता है, एक से ज़्यादा रीजन में अगर तुम करवाओगे तो कैसे फिर होगा, है ना। इसके बाद वी टॉक्ड अबाउट फॉल्ट टॉलरेंस की। अगर मैंने बात किया तो फॉल्ट को झेलने का क्षमता, फॉल्ट को झेलने की कैपेसिटी को ही कहते हैं फॉल्ट टॉलरेंस। अगर आपको ज़्यादा फॉल्ट टॉलरेंस चाहिए तो आ जाओ भाई मल्टी रीजनल में, थोड़ा आपको मीडियम फॉल्ट टॉलरेंस चाहिए तो आ जाओ रीजनल में, और अगर पैर पे कुराड़ी मार के अगर आपको फॉल्ट टॉलरेंस चाहिए ही नहीं है तो आ जाओ जोनल सर्विसेज में, तो जोन डाउन, विषय खत्म। ओके, सो फॉल्ट टॉलरेंस मल्टी रीजनल डिप्लॉयमेंट्स में ज़्यादा है। तो एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट के स्ट्रैटेजीज के बारे में मैंने बोला था कि हम बात करेंगे, और ये यूआरएल है यहाँ पे, इसको मैं विजिट करता हूँ और वैलिडेट करते हैं जो मैंने कहा है वो सही है कि नहीं। अब जीसीपी का डॉक्यूमेंटेशन है, इसमें तो कोई बनाया चीज़ नहीं है। आई विजिट दिस। एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट कंसिडरेशंस में बोला जाता है टू बिल्ड हाईली अवेलेबल सर्विस एंड एप्लीकेशंस दैट कैन विथस्टैंड जोन बिकम अनअवेलेबल, रीजनल रिसोर्सेस इस्तेमाल कर लो। सी एज अभी के लिए तो हम नहीं जानते ना सर्विसेज के बारे में, इस वजह से मैं आपको नाम नहीं बता रहा हूं, लेकिन आप ऑफ कोर्स इस यूआरएल को विजिट करके आप देख सकते हो, इतनी सारी सर्विसेज हैं। अगर आपको ऐसे एप्लीकेशंस बनाने हैं कि पूरा रीजन, इंटायर रीजन, लॉस ऑफ इंटायर रीजन को डील करें, तो यूज मैनेज्ड मल्टी रीजनल स्टोरेज सर्विसेज, यूज करो जोनल सर्विसेज रिसोर्सेज, लेकिन स्नैपशॉट निकालो, उसका बैकअप बनाओ और मैन्युअली रेप्लिकेट करो दूसरे रीजन्स में। जैसे मैंने बोला था कि मैं मैन्युअली रेप्लिकेट करना चाहता हूं मेरा वेब सर्वर, एक मेरा वेब सर्वर है, एक लेटर से इस जोन में चल रहा है और मैंने मैन्युअली उसको दूसरे जोन में रेप्लिकेट करवा दिया, ऐसे भी हो सकता है। ओके, तो ये थे कुछ एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट के कंसिडरेशंस जो आपको पता होने चाहिए। बाकी ये यूआरएल जो है मैं डिस्क्रिप्शन में अगेन दे दूंगा, सो डोंट वरी। अपना मेन एजेंडा के ऊपर ही चलता है ना, इतनी सारी चीज़ों के ऊपर अपना बात हो गया। अगर इनमें किसी को कोई डाउट है या फिर अगर आपको समझ में नहीं आया है कोई पार्ट, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी अपना आज का वीडियो खत्म हो चुका है, सो हैव फन, एंजॉय लाइफ, जिंदगी के मजे लो, जिंदा रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, चलो बाय।